गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बीएससी पार्ट 1 में हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे बेंजीन की कैल्कुलस संरचना के बारे में। हम कैल्कुलस संरचना पढ़ रहे थे। कैल्कुलस संरचना में हमने तुमको बताया था कि उसने बताया था कि बेंजीन में दो ऑर्थो स्थिति होती है, दो मेटा स्थिति होती है, एक पैरा स्थिति होती है। अब हम बात करें बेंजीन में दो ऑर्थो स्थितियों की, तो क्या दोनों ऑर्थो स्थिति अलग अलग होती है? हम क्या कह रहे हैं, बेंजीन की ऑर्थो स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ कोई समूह लगा हुआ है, तो ये ऑर्थो स्थिति और ये भी क्या है, ऑर्थो। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं, ये दोनों पोजीशन क्या है, एक ही होती है। जबकि कैकुले ने क्या कहा था कि इसकी दोनों जो ऑर्थो स्थिति होती हैं वो अलग अलग होती है। तो हम बात करेंगे कैकुले संरचना की कमियों के बारे में। कैकुले की कमी नंबर 1 कौन सी हो गई कि उसने कहा था कि इसमें दो ऑर्थो स्थिति होनी चाहिए। तुम नोट डाउन कर सकते हो। कैकुले के अनुसार बेंजीन में दो ऑर्थो स्थितियां अलग अलग स्थितियां होती हैं, परंतु बेंजीन में दोनों ऑर्थो स्थितियां एक ही होती हैं। परंतु बेंजीन में दोनों ऑर्थो समावेशी एक ही होते हैं। कैकुले ने क्या बताया था? कैकुले के अनुसार बेंजीन में दो ऑर्थो समावेशी बनते हैं, जबकि बेंजीन में केवल एक ही प्रकार का ऑर्थो समावेशी बनता है। ऐसे भी तुम लिख सकते हो। एक ही प्रकार का मतलब ये वाला और ये वाला क्या होते हैं, सेम। इस बाई को यहाँ लगाऊं तो भी ऑर्थो होगा, इस बाई को मैं यहाँ लगा रहने दूं तो भी क्या होगा, ये ऑर्थो। इसका मतलब बेंजीन में केवल एक ही प्रकार का ऑर्थो समावेशी बनता है, जबकि कैकुले ने क्या कहा था, इसमें दो प्रकार के ऑर्थो समावेशी बनते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, बेंजीन की कैकुलस संरचना में उपस्थित तीन बंध के असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने में ये असफल रही है। कैकुले की संरचना, कैकुले क्या है ये बताने में असफल रहा कि ये जो तीनों द्विबंध है बेंजीन में, इनका व्यवहार कैसे होता है। आगे बात समझिए। तो कैकुले इस काम में असफल रहा कि इनमें उपस्थित या बेंजीन में उपस्थित तीनों द्विबंध का व्यवहार कैसा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें बेंजीन की गतिज संरचना की। तो हम जानते हैं जैसे बेंजीन है, यह बेंजीन की ये संरचना और ये संरचना एक जैसी होती है। बेंजीन की ये दोनों संरचनाएं एक जैसी या गतिक साम्य में रहती है। आधे समय के लिए द्विबंध की भांति व्यवहार करती है और आधे समय के लिए एकल बंध की भांति व्यवहार करती है। बेंजीन की ये दोनों संरचनाएं किसमें होती हैं? साम्य में होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। और बेंजीन आधे समय के लिए सिंगल बॉन्ड की भांति व्यवहार करती है और आधे समय के लिए, आधे टाइम के लिए डबल बॉन्ड की भांति व्यवहार करती है। आधे समय के लिए सिंगल बॉन्ड की भांति व्यवहार करती है और आधे समय के लिए द्विबंध की भांति व्यवहार करती है। ये कैकुले ने बताया था। कैकुले ने क्या बताया था कि इसकी जो बेंजीन की संरचना है वो साम्य में होती है। ये संरचना और ये संरचना एक दूसरे के साम्य में होती है और इसमें बेंजीन आधे समय के लिए एकल बंध की भांति व्यवहार करती है और आधे समय के लिए ये द्विबंध की भांति व्यवहार करती है। और इसके पक्ष में प्रमाण भी है। देखो इसके पक्ष में क्या प्रमाण है, अगर बात करें हम इसकी और इसका कराए ओजोनी अपघटन, ये कराया इसका ओजोनी अपघटन, तो इसका ओजोनी अपघटन कराने पर ये प्राप्त होगा हमें। अब इसका आगे हम क्या करा दें,
जल अपघटन। बेंजीन का हमने इसका क्या करा दिया आगे, जल अपघटन। तो जल अपघटन पे क्या होगा, दूसरे पेज से कुछ जाएंगे हम। हम्म ये ना, ठीक है। इसका हम करा रहे हैं ओजोनी अपघटन। ये CH3 और ये CH3। वापिस मिटाना पड़ेगा इसको। ये देखो और ये क्या बन गया इससे, CHO CHO 1 मोल, वापस प्लस CH3 CHO और ये भी CH3 CHO। देखो हमने कैसे काटा है इसको, डबल बॉन्ड जहां पे उसका ओजोनी अपघटन कराया है वो ओजोन जुड़ गई। अब उसका क्या किया हमने आगे, जल अपघटन। तो देखो जल अपघटन कैसे कराना है, ये जो है एक बार ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो क्या बन गए, CH3 CO CHO CH3 CO CHO CH3 और ये देखो CO CHO, 2 मोल हो गए इसके, और ये CHO और ये CHO। 1 मोल ग्लाइऑक्सेट का और 2 मोल मेथिल ग्लाइऑक्सेट के। इसका नाम क्या है, मेथिल ग्लाइऑक्सेट और इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्सेट। अब अगर बात करें, देखो हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, अभी हमने डबल बॉन्ड लगाए हैं ऐसे, अगर डबल बॉन्ड लगे हो मान लो ऐसे, अब इसका कराए हम ओजोनी अपघटन। ये हम ले रहे हैं ऑर्थोजाइलिन, हमने क्या लिया है ये ऑर्थोजाइलिन और ये भी क्या है ऑर्थोजाइलिन। केवल और केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर है। हमने इसका ओजोनी अपघटन कराया, ओजोनी अपघटन कराने पर सेम वही O O और ये CH3 O O और ये O और ये CH3 ये O। ये हमने इसको ओजोनी अपघटन करा दिया। अब इसका आगे क्या कराएंगे, जल अपघटन। इसको जल अपघटन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये, नेक्स्ट ये और एक बार क्या बन गया, जल अपघटन से क्या बन गया, ये CH3 CHO CH3 CHO CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CHO CHO के 2 मोल। देख लो तुम बना के, तो ये क्या बन गया, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सेन और ग्लाइऑक्सेन। ये क्या है, डाइमेथिल
ग्लाइऑक्सेल, और ये क्या है, ग्लाइऑक्सेल। तो अब देखो हम इसको पढ़ कर आए। ये कैकुली संरचना ने बताया कि इसमें ये दोनों साम्य अवस्था में होती हैं। ये देखो दोनों साम्य अवस्था में है। ऑर्थोजाइलिन हमने लिया है दोनों में। ऑर्थोजाइलिन में अगर हमने इसका ओजोनी अपघटन कराया, ओजोनी अपघटन कराने पर हमें उत्पाद 3:1:2 में प्राप्त हुए। मतलब 3 तो क्या है, ग्लाइऑक्सेल। हम लिख रहे हैं ऑर्थोजाइलिन, हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोजाइलिन का ओजोनी अपघटन तथा जल अपघटन कराने पर, ग्लाइऑक्सेल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सेल, डाइमेथिल में पहले तो मेथिल लो, ग्लाइऑक्सेल मेथिल ग्लाइऑक्सेल तथा डाइमेथिल ग्लाइऑक्सेल के क्रम से 3:2:1 में उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ग्लाइऑक्सेल कितने मोल पे, 2 और 1 या 3, और एक है डाइमेथिल का और 2 है मेथिल ग्लाइऑक्सेल के। हमें कैसे प्राप्त होगा, ऐसे। तो वो किससे पता चला है कि कैकुले की गतिक संरचना के बारे में। कैकुले ने जो बताया था कि इसकी जो संरचना है साम्य में दोनों अवस्थाओं में रहती है, उसी से हमने निकाला कि इसमें ये उत्पाद 3:2:1 के उत्पाद रेशो में प्राप्त होते हैं। अगर मान लो हमें ये पता नहीं होगा तो हम केवल या तो ये उत्पाद बनाते हैं या केवल ये उत्पाद बनाते हैं। आगे बात समझ में, तुम इसको उठा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी अनुनादी संरचनाओं की। नेक्स्ट हेडिंग है बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। नेक्स्ट हेडिंग है बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। देखो बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं के बारे में अगर बात की जाए
ये है बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, जिनमें से ये दो संरचनाएं तो कौन सी है, कैकुले संरचनाएं। ये कौन सी है, कैकुले संरचनाएं, और ये कौन सी है, डेवार संरचनाएं। ये कौन सी है, डेवार संरचनाएं। मोस्ट ऑफ संरचनाएं कौन सी होती हैं बेंजीन की, ये वाली 80% संरचनाएं ये वाली होती हैं, 20% संरचनाएं डेवार संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी की। देखो देखो हमने पूरा ब्रीफ में नहीं पढ़ा है, बेंजीन में अनुकक्षक सिद्धांत के लिए अभी इस टॉपिक में हम इसको नहीं पढ़ते हैं। हम बात करेंगे डायरेक्ट एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी है जिसको बोलते हैं एरोमेटिकता। एरोमेटिकता, ठीक है, इसको एडी लगाओ, एरोमेटिकता। हम बताएंगे एरोमेटिकता क्या होती है। तो कार्बनिक यौगिक को या कार्बनिक यौगिक में एरोमेटिक गुण होने के लिए निम्न बातें होनी जरूरी है। हम कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में हम बोल रहे हैं, एरोमेटिकता में हम बोल रहे हैं कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। एरोमेटिक यौगिक के, कार्बनिक यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए इसमें निम्न गुण होने आवश्यक है। निम्न गुण लिख देते हैं, निम्न गुण आवश्यक है, निम्न गुण आवश्यक है। पहला, निम्न गुण आवश्यक है, पहला कि कार्बनिक यौगिक की संरचना समतलीय होनी चाहिए। देखो पूरा पॉइंट तुम अपने आप लिख लेना, कार्बनिक यौगिक की संरचना समतलीय, समतल चक्रीय होनी चाहिए तथा जिसमें सभी कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होने चाहिए। जिसमें सभी कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, कि हकल के नियम का पालन होना चाहिए। हकल का नियम, हकल के नियम का पालन होना चाहिए। होना चाहिए या उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। या उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नेक्स्ट है, यौगिक में उच्च अनुनादी ऊर्जा होनी चाहिए। उच्च अनुनादी ऊर्जा होनी चाहिए। उच्च अनुनादी ऊर्जा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी स्थानीयकृत होने चाहिए।
पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, विस्थानीकृत। वो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देना चाहिए, अभिक्रियाएं देना चाहिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देना चाहिए जिसमें जिस कार्बनिक यौगिक में ये सभी गुण होते हैं वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और उनमें एरोमेटिकता पाई जाती है। क्या बोला है हमने, किसी भी कार्बनिक यौगिक में इन सभी गुण जिसमें पाए जाते हैं वो कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक कहलाता है, उसी में एरोमेटिकता होती है। क्या बोला है, जो समतल चक्रीय होने चाहिए जिसमें सभी कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा है वो हकल के नियम का पालन करना चाहिए। हकल का नियम क्या होता है, हकल का नियम होता है जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जहां n का मान क्या होता है 0 1 2 3 एसेट्रा एसेट्रा। क्या लिखा है ये रहा, जहां n बराबर एसेट्रा। ठीक है, अगर बात करें इसमें अनुनादी ऊर्जा की तो उसमें उच्च अनुनादी ऊर्जा होनी चाहिए। उच्च अनुनादी ऊर्जा होने के साथ साथ उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज होने चाहिए। डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बेंजीन कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाए, यहाँ से तो ये चक्र लगातार क्या रहे, चलता रहे, तो पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होना चाहिए। अब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल है नाइट्रीकरण, वो नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं दे, सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं दे, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण इत्यादि, रिडलक्राफ्ट अभिक्रियाएं होती है इत्यादि। ठीक है, ये सब गुण जिसमें पाए जाते हैं वो यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हकल का नियम। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हकल के नियम के बारे में कि कैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 और 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, हम इससे निकालेंगे कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हकल का नियम।